माय चैनल। तो देखो, एक साइड हम पढ़ रहे हैं अपना जो एंशियंट हिस्ट्री है आईएएस अपना में, उसमें हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे पीएम के बारे में, हमारे कौन से प्रधानमंत्री कब आए कब गए, फिर उनकी कौन सी स्कीम्स थी, बड़े बड़े घोटाले जैसे बोफोर्स का घोटाला जो हुआ था, जो 2G घोटाला हुआ था, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम ये पढ़ेंगे कि कौन से प्रधानमंत्री ने कौन सी स्कीम निकाली। हम राइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से दंगे हुए। इवन हम ये पढ़ेंगे कि रिलीजनलिज्म कब शुरू हुआ, है ना, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था कि भारत ऐसे डिवाइडेड था, है ना। तुम धीरे धीरे देख रहे हो, जैसे लास्ट डिवीज़न अभी तेलंगाना का हुआ, है ना। तो पहले क्या था, पहले राज्य अलग तरीके से डिवाइडेड थे। अब धीरे धीरे भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य बने, और फिर महाराष्ट्र का जो डिवीज़न हुआ, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले पीएम से जब हम कैसे पढ़ने वाले हैं एक्चुअली इसको, कि पहले प्रधानमंत्री जैसे अपने जो जवाहरलाल नेहरू थे उनके टाइम पे क्या हुआ, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू को अगर तुम पीएम मानते हो 15 अगस्त से, तो हम ये बात करना चाहते हैं 15 अगस्त के थोड़े पहले से शुरू करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री वो भले 15 अगस्त से बने हैं, जब भारत आज़ाद होगा तभी तो वहाँ का प्रधानमंत्री होगा, है ना। लेकिन हम उसके थोड़ा आगे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि भले वो प्रधानमंत्री 15 अगस्त को बनी, पर उनकी जो कार्यकाल था, उनकी जो वर्किंग कम्युनिटी थी, उनका जो वर्किंग का स्टार्टिंग पॉइंट जो आप कह सकते हो, वो कब से शुरू हुआ था, वो 15 अगस्त से पहले से शुरू हुआ था, ठीक है। तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक, इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट। इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट का क्या मतलब है? इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट का मतलब है कि पहले ऐसा नहीं था कि भारत पूरा जुड़ा हुआ था। पहले भारत बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में डिवाइडेड था, छोटे छोटे राज्यों में डिवाइडेड था, है ना। जो अलग अलग राज्यों को अलग अलग राजा जो है वो रूल किया करता था। तो ये धीरे धीरे सारे राज्य मिलकर एक भारत कैसा बना, ये जो सुंदर सा अपना नक्शा है वो कैसा बना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? विलयीकरण, मतलब विलय हो जाना, किसी चीज़ का मिल जाना, वो कैसे मिले, ठीक है। तो देखो, पहले क्या हुआ, 3 जून 1947, 3 जून 1947 को क्या हुआ कि जो इंडिया के वॉइस रॉय हुआ करते थे, गवर्नर जनरल, उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया, लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना, ये तीनों गए आकाशवाणी के केंद्र दिल्ली में, ठीक है। और वहाँ जाके उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया। अनाउंसमेंट ये था कि अब मोहम्मद अली जिन्ना ने जो अपनी बातें रखी थी, जो शर्तें रखी थी कि अगर तुम ये नहीं करते तो हम डिवीज़न मांगते हैं, ठीक है। नेहरू जी उनकी शर्त मानने के लिए मंजूर नहीं कर रहे थे, तो इसलिए जो वॉइस रॉय थे उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि अब इंडिया और पाकिस्तान एक साथ नहीं रह सकता, अब यहाँ डिवीज़न होगा, उसको हम क्या कहते हैं, पार्टीशन होगा, ठीक है। इस पे फिर बाद में अपनी मोहम्मद अली जिन्ना ने भी बोला कि हाँ, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि अब पार्टीशन होगा। और नेहरू जी ने भी कहा कि हम इस चीज़ से ज़्यादा खुश तो नहीं हैं, हम इस चीज़ से खुश ही नहीं हैं कि भारत के दो जो भाग हैं वो हों, पर फिर भी हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हम 2 डिवीज़न करते हैं, ठीक है। फिर 4 जून 1947 को, उसके जस्ट दूसरे दिन, जो वॉइस रॉय ऑफ इंडिया थे, जो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन्होंने जो अभी का पार्लियामेंट क्षेत्र है, जहाँ पे अभी पार्लियामेंट लगता है, संसद भवन, वहाँ पे वो गए, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा कि वो अब भारत को जो पावर है वो ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। मतलब उनके पास जो पावर है गवर्नमेंट चलाने का, और भारत पे राज्य जो वो कर रहे हैं, वो सारी राज्य वो किसको दे देंगे, भारत को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे देंगे। मतलब जैसे एक राजा ये कहे कि मैं अब अपनी सत्ता छोड़ रहा हूँ और अपनी पावर किसको दे रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भारत की सरकार को। पहले ये कब होने वाला था, पहले ये होने वाला था 1948 में, पर अब उन्होंने बोला कि हम 1947 को ही जो है वो पावर का ट्रांसफ़र कर देंगे। उन्होंने डेट भी बता दी कि हम 15 अगस्त को क्या है, अपना पावर जो है वो क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अब देखो, अगर तुम ध्यान से ये चीज़ देख रहे हो तो तुमको समझ में आया होगा कि जून में इन्होंने बोला कि पार्टीशन होगा 3 तारीख को, और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि ये 15 अगस्त को चले जाएंगे। मतलब नियरली 70 डेज़ थे इंडिया और पाकिस्तान के पास, इंडिया और पाकिस्तान बनाने के लिए, है ना। क्योंकि उनके पास अभी भारत के नाम पे कुछ नहीं था, पाकिस्तान के नाम पे कुछ नहीं था, उनको अभी बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों को जोड़ना था, उससे एक देश बनाना था। और जब वो देश बनेगा तभी तो पता चलेगा कि चलो ठीक है, आज से ये हमारा देश हुआ,
वो तुम्हारा देश हुआ। और अब हम इस देश में क्या करेंगे, राज्य करें, मतलब इस देश की सेवा करेंगे, राज्य करेंगे नहीं, इस देश की सेवा करेंगे, ठीक है। तो सेम चीज़, ये एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क था कि भारत कैसा बनेगा। उस टाइम पे 565 प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। मतलब उस टाइम के ज़माने में जब ये अचानक से चीज़ कही गई कि चलो आज़ादी मिल जाएगी और अंग्रेज छोड़ के चले जाएंगे, तो उस टाइम के ज़माने में 565 राज्य हुआ करते थे। मतलब समझ रहे हो, एक भारत में 565 अलग अलग देश हुआ करते थे। मतलब अगर तुमको एक एक जगह से दूसरी जगह जाना है ट्रैवल करके, तो तुमको क्या वीज़ा लगता तुमको एक जगह से दूसरी जगह जाने के। श्रीलंका मतलब यूपी के बराबर एक छोटा सा राज्य है, एमपी के बराबर एक छोटा सा राज्य है, ऐसे बहुत छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। तो हमको बहुत सारे वीज़ा लेने पड़ते चलने के लिए, है ना। तो दो मेजर प्रॉब्लम हुई थी पार्टीशन के कारण। एक तो लोग बहुत खुश थे, ठीक है, कि चलो अब हमको स्वतंत्रता मिलेगी। दूसरी जगह बहुत ज़्यादा दुखी थे क्योंकि डिवीज़न होने वाला था। दो जो बहुत बड़ी समस्या थी, वो पहली ये थी टू प्रिवेंट रॉइट्स, मतलब जो रिलीजियस रॉइट्स चल रहे थे। जैसे कि क्या हो रहा था कि जहाँ पे भी मेजॉरिटी थी, जैसे मेजॉरिटी मान लो हिंदुओं की है, तो वो मुसलमान को मार के भगा रहे थे, और जहाँ मुसलमानों की मेजॉरिटी है वो हिंदुओं को मार के भगा रहे थे। बहुत दंगा हो रहा था, ठीक है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था कोलकाता में। कोलकाता में 5,000 लोग मारे गए थे अकेले कोलकाता में। पूरे भारत में 8,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। पंजाब और बंगाल, बंगाल में इसमें लिखना भूल गई हूँ, यहाँ पे बंगाल भी मेंशन कर लेना। पंजाब और बंगाल में सबसे ज़्यादा दंगों का जो इम्पैक्ट था वो पड़ा था, ठीक है। दूसरी चीज़ ये थी टू गेन प्रिंसली स्टेट्स। अब जब ये चीज़ होती है कि दो देश बनाने हैं, ठीक है, और दोनों के पास अपॉर्चुनिटी है कि इन 50 में से ही, जैसे मान लो 50 सेब हैं टोकरी में, और दो लोगों को वो सेब लेने हैं, दोनों क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेब ले लें, है ना। दोनों चालाकियाँ करेंगे, बदमाशियाँ करेंगे सेब लेने के लिए। तो ऐसे ही इंडिया के पास भी और पाकिस्तान के पास भी, दोनों के पास ये था कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे जो ये प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो ये राज्य हैं, उनको बंटवारा करें, कैसे बंटवारा करें। देखो, जब हम ये बातें पढ़ते हैं ना बंटवारे की, तो ऐसा लगता है जैसे एक दो राजाओं के बीच बात हुई होगी और डिवीज़न हो गया होगा। पर जब तुम एक्चुअल उसकी डेटाज देखोगे ना, देन यू विल रियलाइज़ कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें, पेपर की मिल, पेन की मिल, कितनी पेंसिल यहाँ जाएंगी, कितनी पेंसिल वहाँ जाएंगी, इन सब चीज़ों में भी बहुत डिवीज़न हुआ था, है ना। तो बहुत हर छोटी छोटी सी चीज़ में डिवीज़न हुआ था, और हर छोटी सी छोटी चीज़ को डिवाइड करना बहुत मुश्किल काम था। जो ये डिवीज़न ऑफ प्रिंसली स्टेट्स थे, इसका सबसे बड़ा एक रीज़न, ये जो सबसे बड़ा एक कठिन काम जो था वो इसके कारण था क्योंकि लैप्स ऑफ पैरामाउंसी हो गई थी। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि जैसे क्या होता था, जो ब्रिटेन के लोग थे, जो अंग्रेज़ लोग थे, वो दो तरीके से अपना राज्य चलाते थे। पहला, वो लड़ाई करेंगे और वहाँ पे कॉन्कर कर लेंगे। मतलब कि एक राजा से उन्होंने लड़ाई की, वहाँ पे वो राज्य जीत गए, तो अब उनका वहाँ पे राज्य हो गया। जो ये वाला एरिया था, उसको अपनाना बहुत आसान था, ठीक है। अब अंग्रेज़ों ने ट्रांसफ़र कर दिया पावर इंडिया को। तो जो राज्य ऐसे थे जहाँ ब्रिटेन ने लड़ के जीत के जो है वहाँ पे रूल किया था, जहाँ पे इंग्लैंड वालों का डायरेक्ट रूल है कहेंगे, जहाँ पे था, वहाँ पे क्या था, वो तो आसान था। पर दूसरी जगह दूसरा जो तरीका था अंग्रेज़ों का रूल करने का, वो क्या था, वो क्या करते थे, वो एक राजा रखते थे। मान लो ये स्टेट है, यहाँ पे ये राजा है, लेकिन ये राजा ब्रिटेन की गुलामी किया करता था। तो जब ब्रिटेन वाले बोले कि हम चले जाएंगे छोड़ के, तो इस राजा के ऊपर कोई नहीं बचा, है ना। तो इस तरीके के जो राजा थे, वो जो है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कर रहे थे, क्योंकि वो अब चाह रहे थे कि अब जब ब्रिटेन के लोग चले जाएंगे, जब ये क्वीन का रूल हट जाएगा, है ना, तो हमारे ऊपर कोई राज्य करने वाला नहीं रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम वापस से अपना देश आज़ाद कर लेंगे। जो ये राजा थे, ये ब्रिटेन की गुलामी सहने के लिए थे कि हम अंग्रेज़ों की गुलामी सह लेंगे। पर जब बात आ रही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सहने की, जब ये बात आ रही थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल चलेगा, तो वो लोग ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। वो लोग ऐसे बोल रहे थे कि जैसे ही अब ब्रिटेन वाले लोग जाएंगे पूरे भारत से, जब वो अपना अधिकार छोड़ के जाएंगे, तो हमारी सिचुएशन वही हो जाएगी जो उनके आने के पहले थी। तो अब हम फिर से क्या बन जाएंगे, राजा, और हम अपना स्टेट किसी को नहीं देंगे, ठीक है। तो इसलिए जो डिवीज़न था, जो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट था, वो और ज़्यादा मुश्किल आ रहा था। एक दूसरी चीज़ जो थी वो थी जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी।
इस टर्म को याद रखना। ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लो कि अब ब्रिटेन ने इस एरिया पे राज किया, ठीक है, ये दोनों एरिया पे ब्रिटेन का डायरेक्ट रूल था। यहाँ पे कोई छोटा सा स्टेट है, अब ये दोनों एरिया तो इंडिया वालों को चला गया है, और यहाँ वाला भी एरिया मान लो चला गया इंडिया वालों को, लेकिन ये जो स्टेट है वो चारों तरफ इंडिया से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इंडिया क्या कहती थी कि ये ज्योग्राफिकली किसके पास है, इंडिया के पास है, मतलब चारों तरफ से इंडिया से फैला हुआ है ना, ये किसको मिलना चाहिए, इंडिया को मिलना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान क्या कह रहा था कि भले ये चारों तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है और यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान है, लेकिन अगर यहाँ का राजा चाहता है, ये जो रेड डॉट लाइन मैंने बनाई है, अगर यहाँ का किंग चाहता है कि जो ये एरिया है वो पाकिस्तान को जाना चाहिए, तो वो एरिया पाकिस्तान को जाना चाहिए, वो पाकिस्तान सोचता था। क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य थे, जैसे मान लो भोपाल है ना, हैदराबाद, ये सब किसके पास थे, किससे मिलते थे, ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी किसके साथ थी इसकी, इंडिया के साथ। भोपाल तो और एकदम मध्य प्रदेश में आता है, एकदम सेंटर में आता है, लेकिन भोपाल का नवाब चाहता था कि वो जो एरिया है वो किसको जाए, पाकिस्तान को जाए। तो इसका सपोर्ट ही करेंगे पाकिस्तान वाले, क्योंकि उनको तो एक्स्ट्रा लैंड मिल जाएगी। लेकिन अगर वो लैंड पाकिस्तान को मिल जाती तो सोचो कितना अजीब होता, चारों तरफ भारत है और यहाँ बीच में पाकिस्तान का एरिया है। ऐसा होना भी इम्पॉसिबल था, क्योंकि तुरंत आर्मी अटैक करती और उस लैंड को अपना बना लेती, है ना। तो इसलिए ये ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी टर्म याद रखना, इसमें दोनों की अलग अलग राय थी, इंडिया की भी और पाकिस्तान की भी, जिसके कारण कन्फ्लिक्ट हो रहा था। एक और चीज़ जो तुम याद रख सकते हो वो ये थी कि जो इंडिया था वो ये चाहता था कि जहाँ पे जैसे अगर मेजॉरिटी लोग ये चाहते हैं कि उनका जो राज्य है वो हिंदुस्तान में मिलना चाहिए, ठीक है, तो राज्य हिंदुस्तान को दे दिया जाए। पर पाकिस्तान ये चाहता था कि अगर राजा चाह रहा है मतलब पाकिस्तान का ये कहना था कि भले जनता इंडिया में जाना चाहती है, पर अगर राजा चाहता है कि वो पाकिस्तान आए तो उसको पाकिस्तान में आना चाहिए, भारत में नहीं जाना चाहिए। मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी वो किसको प्रायोरिटी दे रही थी, वो प्रायोरिटी दे रही थी जनता को, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट किसको प्रायोरिटी दे रही थी, किंग को। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब आते हैं हम वीपी मेनन के बारे में। अब वीपी मेनन का नाम हमेशा लोग भूल जाते हैं, बहुत सारे लोगों को वीपी मेनन के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो वीपी मेनन ने भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। एक्चुअली वो उस टाइम पे आईएएस ऑफिसर जैसे तुम मान सकते हो वो थे, ऑल्दो इन्होंने कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं दिया था। ये ऐसा था कि एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट, और जो इनका पहला पोस्ट भी था वो भी अंग्रेज़ों के कुछ मतलब कनेक्शन की वजह से हुआ था। एंड देन फिर एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट, दूसरे पोस्ट से तीसरे पोस्ट, ऐसे कहते हैं ना कि प्रमोशन होता गया। प्रमोशन होते होते ये आईएएस ऑफिसर बन गए थे, और फिर उसके बाद ये एडवाइज़र बने माउंटबेटन के, ठीक है। तो वीपी मेनन के बारे में याद रखना बहुत ज़रूरी है एक्चुअली, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अभी इनकी जो ग्रेट ग्रैंड डॉटर है उन्होंने रिसेंटली बुक लिखी है एक इनके ऊपर, वीपी मेनन के ऊपर, ठीक है, बायोग्राफी मान लो आप, है ना। तो ये चीज़ याद रखना, वीपी मेनन कौन थे, एडवाइज़र ऑफ माउंटबेटन। ये इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करते हैं, क्योंकि जब ये मार धाड़ हो रही थी, जब ये रॉयट्स हो रहे थे, जब ये दंगे फसाद हो रहे थे, डिवीज़न हो रहा था, तो इन्होंने माउंटबेटन को बोला कि आप इंडिया के साइड खड़े हो जाइए। अगर आप इंडिया के साइड खड़े हो जाएंगे तो जो राजा थे वो माउंटबेटन से मतलब माउंटबेटन से बात करना ईजी मानते थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल से वो डरते थे। तो उन्होंने बोला कि आप जो है इंडिया के साथ खड़े हो जाइए। अगर आप इंडिया के साथ खड़े हो जाएंगे तो जो फ्यूचर जनरेशन है वो आपको अच्छे वे में याद रखेगी, इंडिया की जो जनरेशन होगी। तो इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ा था माउंटबेटन का, इंडिया को जो सपोर्ट था उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था इंडिया बनने में, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। वीपी मेनन ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स। तो अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि उन्होंने बहुत छोटी छोटी बातें लिखी हैं, जैसे जब जयपुर के राजा ने इनके ऊपर बंदूक तान दी थी उसके बारे में, क्या क्या कन्फ्लिक्ट हुए थे, क्या बातें हुई थी, तो आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने दूसरा जो काम किया था वो था द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है। इन्होंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था 3 लोगों की गाइडेंस में।
कौन 3 लोग होंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे ही। क्यों होंगे? क्योंकि वो होम मिनिस्टर थे फर्स्ट, मतलब जो इन्होंने ही ये पूरा जो इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट था इसका सबसे बड़ा रोल तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का, तो वो तो होंगे ही। फिर जवाहरलाल नेहरू, वो क्यों होंगे? क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर, पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे उस टाइम पे, मतलब होने वाले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और तीसरे कौन से होंगे? माउंटबेटन। क्यों? क्योंकि वो गवर्नर जनरल है। तो इन तीनों की जो गाइडेंस थी, उनके गाइडेंस में इन्होंने, वीपी मेनन ने एक लीगल डिमांड ड्राफ्ट एक बनाया। उसको क्या कहते थे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, IOA। ठीक है, इसको याद रखना। अब इसको याद रखना क्यों ज़रूरी है? हर चीज़ के पीछे लॉजिक होता है, हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है। अगर तुम इसको कनेक्ट नहीं करोगे तुम भूल जाओगे। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पढ़ना क्यों ज़रूरी है? इससे पहले ये जान लो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है क्या। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट इंडियन एक्ट ऑफ 1935। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस तो बहुत पहले बन गई थी और आज़ादी हमको बहुत बाद में मिली। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके पास बहुत तजुर्बा था किस चीज़ का? क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी कंट्री जो हैं वो, जैसे तुम यूरोप मान लो, तो वो बहुत सारी ऐसी कंट्री थी जो उस टाइम पे रिसेंटली, क्या कहते हैं, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही थी, जहाँ पे रिसेंटली लोग जो हैं वो राजा को हटा रहे थे, ताजपोशी की जो ताज की जो सत्ता थी वो हटा रहे थे, है ना। तो क्या था, जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो सब देख रही थी कि यूरोप में ऐसा है कि अभी राजा को मारा गया है। तो अचानक से डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं हो पाई थी यूरोप में, बहुत दिक्कतें आ गई थी। हर कोई अपने चाल चल रहा था, हर कोई अपने तरीके से जो है वो रूल करना चाहता था, है ना। तो ये सब इंडियन गवर्नमेंट पहले से देख रही थी। तो इंडियन गवर्नमेंट को आइडिया था कि बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, इसलिए वो बहुत सारे रूल्स पहले ही पास करा चुकी थी। उनमें से एक ये था, जो कब पास हुआ था? 1935 में। यूज़ कब किया गया? 1947 में। ऑब्वियसली जब आज़ाद होंगे तभी यूज़ करेंगे। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो था, ये एक्ट बना था 1935 में, और ये पास कब और इसका यूज़ कब किया गया था? 1947 में। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट था जिसमें लोगों को साइन करना होता था बिफोर। अगर जैसे कोई राजा है, जैसे मान लो कोई इंसान है, ठीक है, जैसे मान लो मैं हूँ, मुझे अपनी कोई ज़मीन बेचनी है ना, तो मैं एक लीगल रजिस्ट्री वाले कागज़ में दस्तखत करूँगी कि चलो ठीक है, मैंने ये जो ज़मीन है वो किसी को दी है। ठीक है, मान लो उसका नाम किशन है, तो मैंने किशन को ये ज़मीन दी है ना, तो वो रजिस्ट्री में साइन कराएंगे ना। ऐसे ही जब कोई राज्य जो होता था, वो जो राजा होता था, जब वो राज्य किसी देश को देता था, या तो वो इंडिया को देगा या पाकिस्तान को देगा, या वो इंडिपेंडेंट रहने की सोचेगा, तो वो उसमें साइन करेगा ये चीज़ लिख के कि ये राज्य मैं इंडिपेंडेंट रखना चाहता हूँ, आज़ाद रखना चाहता हूँ, या फिर मैं पाकिस्तान के साथ रहना चाहता हूँ, या तो मैं इंडिया के साथ रहना चाहता हूँ। क्या करेगा? साइन करेगा। उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते थे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की एक चीज़ और थी। अब जैसे क्या होता है, जैसे मैं रजिस्ट्री कराती हूँ अपनी ज़मीन की, तो मैं ये भी लिखती हूँ कि मैं 50,000 में बेच रही हूँ या 50 लाख में बेच रही हूँ, है ना। ऐसे ही जब राज्य जो विलयीकरण होता था, जब राज्य अपना, जो राजा है वो अपना राज्य किसी एक देश को देता था, तो वो भी कुछ शर्त लिखता था कि जब ये चीज़ें तुम हमारे राज्य को दोगे तभी हम क्या करेंगे, अपना राज्य तुमको देंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती थी, क्योंकि दोनों के दोनों, ऐसा था कि दोनों ही कंट्रीज़ चाह रहे थे कि ये राज्य हमारे में आए, तो दोनों बहुत फैसिलिटीज़ देना चाहते थे ताकि ये जो राज्य है वो उनके खेमे में आ जाए, उनके देश में आ जाए। ठीक है, तो देखो अभी इस चीज़ को याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी 2020 से जम्मू कश्मीर में 26 अक्टूबर को ये जो साइनिंग एक हॉलीडे बनाया जाएगा, गवर्नमेंट हॉलीडे बनाया जाएगा कि इसी के उपलक्ष्य में, कि इस दिन जो है वो इंडियन ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो वहाँ के जो राजा हुआ करते थे, लास्ट डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर महाराजा हरी सिंह विद द गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, मतलब जो हरी सिंह थे उन्होंने ये इंडियन एक्ट ऑफ एक्सेशन साइन किया था अक्टूबर 26, 1947 को, जिसमें ये लिखा था कि वो अब जो कश्मीर है वो भारत में विलय करना चाहते हैं, भारत को देना चाहते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है ये दो लोगों के बीच में साइन होता था। एक साइड साइन करते थे, जैसे कि हमारी रजिस्ट्री होती है ना, उसमें एक साइड साइन करता है जो दे रहा है, ठीक है, और दूसरे साइड साइन करता है जो ले रहा है। ठीक है, तो एक साइड कौन साइन करेगा? महाराजा हरी सिंह,
है ना। दूसरे साइड कौन साइन करेंगे? अपने माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। क्या हुआ था वो तो मैंने बता दिया था कि तुमको क्या हुआ था। और इस स्टेट मतलब ये तो मैंने बता दिया कि क्या हुआ था, किसने क्या साइन किया था, क्या हुआ था। एक चीज़ याद रखना, बहुत सारे ऐसे देश थे जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, ठीक है। हैदराबाद इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, जम्मू कश्मीर इंडिपेंडेंट रहना चाहता था बहुत देर तक, बहुत दिनों तक। जो जोधपुर है, जैसलमेर है, ये सब भी इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। पर किसी भी देश का इंडिपेंडेंट रहना, मतलब किसी भी ये जो छोटे छोटे राज्य हैं इनका इंडिपेंडेंट रहना बहुत मुश्किल था। क्यों मुश्किल था? कि तुम खुद ही सोचो, एक राज्य ये है, ठीक है, एक राज्य यहाँ पे है जो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, ये मान लो इंडिया है, ठीक है, और ये मान लो पाकिस्तान है। अगर ये राज्य इंडिपेंडेंट रहना चाहता है तो या तो ये यहाँ आर्मी भेज के जीत जाएगा, या तो ये यहाँ आर्मी भेज के जीत जाएगा, है ना। कोई अब एक 565 स्टेट्स मिलके अगर एक देश बनते हैं, और एक जो देश है वो कहता है कि हम छोटे से देश हैं पर हम अकेले रहेंगे। पूरे भारत से अगर भोपाल लड़ जाए तो भोपाल जीत जाता? कभी नहीं जीतता। या फिर पूरे जो जोधपुर है वो बोलता हम अकेले रहेंगे और पाकिस्तान उस पर हमला कर देता तो वो जीत जाता? कभी नहीं जीतता, है ना। सेम चीज़ थी, वो कभी इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते थे। इसीलिए राजाओं को समझाया गया कि तुम इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, तुम दोनों में से किसी एक राज्य में आ जाओ, तभी ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होता था। नहीं तो अगर सारे के सारे राजा चाहते थे वो खुद राज्य करें, किसी की गुलामी नहीं सहना चाहते थे, ब्रिटेन के अलावा वो अंग्रेज़ों की गुलामी सहना चाहते थे, गवर्नमेंट नहीं सहना चाहते थे। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में क्या था? जो जम्मू और कश्मीर ने जो शर्तें रखी, जो महाराजा हरी सिंह ने शर्तें रखी, वो कौन कौन सी थी, ठीक है। उन्होंने ये कहा था कि अब जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा हो गया। उन्होंने ये कहा था कि अब जो जम्मू कश्मीर के मैटर्स होंगे लेजिस्लेचर के, मतलब वहाँ के रूल्स के और वहाँ के कम्युनिकेशन के, एक्सटर्नल अफेयर्स के, कि वहाँ से क्या एक्सपोर्ट होता है, क्या इंपोर्ट होता है, इन सब में जो है वो भारत अपनी नीति अपना सकता है, ये चीज़ उसमें कही गई थी, है ना। उन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ पे जो इलेक्शंस होंगे, ठीक है, जिससे भारत अपने इलेक्शन करवा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया था। इवन आपको याद, अगर एक बहुत अजीब सी चीज़ हुई थी एक बार, जब जोधपुर के जो राजा थे, है ना, वो बहुत कंफ्यूज्ड थे कि वो किसको जो है अपना राज्य दें, है ना। उन्होंने लास्ट में वीपी मेनन पे बंदूक उठा ली थी, और उसके ही बाद, है ना, एकदम बंदूक उठा ली थी कि नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, हमको जो करना होगा करेंगे। और उसके बाद उन्होंने साइन कर दिया ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया के नाम। उन्होंने ये कहा कि हम इंडिया में विलयीकरण कर रहे हैं अपना। और उसके बाद राजा ऑफ जोधपुर, जो किंग ऑफ जोधपुर थे, उन्होंने वीपी मेनन को ही वापस बुलाया कि तुम यहाँ से इलेक्शन लड़ो और तुम यहाँ के सीएम बनो। तो इससे क्या पता चलता है तुमको, ये जो टाइम था पार्टीशन का टाइम, ये बहुत कन्फ्लिक्ट वाला टाइम था, बहुत ज़्यादा टेंशन थी। किंग भी परेशान थे कि वो किसके साथ जाएं, किसके साथ उनको अच्छा होगा। बहुत सारे जैसे जोधपुर के राजा थे वो बहुत दिन तक चाहते थे वो पाकिस्तान के साथ जाएं, उन्होंने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट भी साइन करना चाहा। इवन मोहम्मद अली जिन्ना ने उनको ब्लैंक पेज में साइन करके लिख दिया था कि तुमको जो भी लिखना हो तुम इसको लिख सकते हो, जो भी शर्तें हो हम मंजूर करेंगे, ठीक है। बट राजाओं को भी बहुत दिक्कत थी। राजा ये जानना चाहते थे कि जो जोधपुर के किंग थे, उन्होंने ये क्वेश्चन रेज़ किया था कि अगर हिंदू और मुस्लिम के अगर दंगे होते हैं तो क्या पाकिस्तान के जो लोग हैं जिन्होंने रिलीजन के बेसिस में एक पूरी कंट्री बनाई है, क्या वो हिंदुओं का सपोर्ट करेंगे? तो इससे तुमको समझ में आता है कि किंग भी बहुत परेशानी में था, जनता भी बहुत परेशान में थी। जनता को समझ में नहीं आ रहा था कि पता नहीं किंग क्या करेगा, कहीं राजा अपने लाभ को देखते हुए जनता की बलि ना चढ़ा दे। और गवर्नमेंट्स भी बहुत दिक्कत में थे। तो ये बहुत कन्फ्लिक्ट वाला टाइम था, बहुत दिक्कत वाला टाइम था। और ये जो जम्मू कश्मीर का मामला है, ये सबसे बड़ा दिक्कत वाला टाइम था। लास्ट तक राजा रोता रहा कि वो आज़ाद रहना चाहता है, ठीक है। तो धीरे धीरे पता करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक आपको पसंद आया होगा। लिव लाइफ, लव लाइफ, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक इट ऑल्सो। बाय बाय, टेक केयर।